हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल लाख पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड इतिहास के MCQ 02 का डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और सब टुसु पर्व और मकर संक्रांति अच्छा से मना रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि भारत का मैकावली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकावली किसे कहा जाता है, इसको अगर देखें तो भारत का मैकावली जो है इसको चंद्रगुप्त को जो शासक बनाए, मतलब कौन, चाणक्य। तो चाणक्य तो ऑप्शन में नहीं है, तो चाणक्य का हम लोग क्या कहें, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा, ए, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, इसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है ना, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ये हम लोग देख लिए, आगे देखते हैं फिर। तो चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, ये भारत का मैकावली कहा जाता है इसको। तो ए का आंसर ए हो जाए, वन हो जाएगा, वन का आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। जो कौटिल्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मतलब मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, और उस टाइम जो चाणक्य रहते हैं तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखता है, और अर्थशास्त्र में क्या लिखे हैं वो, झारखंड के बारे में कुक्कुट देश और किक्कट प्रदेश। जो हम लोग का इसमें देना है कि ये दोनों बुक में मिलता है, तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। दो का क्या होगा आंसर, दो का आंसर सी, दो का आंसर सी हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी। तो कौटिल्य जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के उनका जो प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। और चाणक्य ने अपने झारखंड के बारे में लिखा है कि यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन था। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था होता था वो लोगों के द्वारा चुना जाता था, और जो हेड होता था उसको भी चुना जाता था। इस तरीके से इसको, जो कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार शासन प्रणाली स्थापित थी, तो गणतंत्रात्मक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि मौर्य काल के संस्थापक कौन हैं। तो मौर्य काल के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो मौर्य काल के संस्थापक हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल के संस्थापक है, तो आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी का पीएम कौन थे, इसी का पीएम मतलब प्रधानमंत्री जो थे हम लोग का कौटिल्य साहब थे। कौटिल्य, इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद जो बिंदुसार आता है, बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, ठीक ना। पांचवा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु निम्न में से कौन सी चीज़ें या कौन सी जो भी मतलब झारखंड से मंगाई जाती थी। तो झारखंड में जो देने के लिए उस टाइम तो हाथी थे। हाथी की जो डिमांड होता था वो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य काल के टाइम ही नहीं, बल्कि मगध महाजनपद, मतलब मगध महाजनपद के टाइम झारखंड से क्या मंगाया जाता था, तो भी हाथी ही होगा। तो 5 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक। छठा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने झारखंड की इंद्रवाहक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। तो उन्होंने जो मतलब बोला था वो हीरा है, इसलिए इसको हीरानाग के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपना ये किया था, कौटिल्य ने मतलब अपने जो बुक है अर्थशास्त्र में, इसको हीरा प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। किसको, इंद्रवाहक नदियों के। आगे चलते हैं, तो 6 का आंसर सी होगा। 7वां आंसर है कि अशोक के 13वां शिलालेख में झारखंड को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है,
आठवीं प्रदेश, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। खोखरो अगर देखा जाए तो खोखरो हम लोग का मुगल काल में कहा जाता था, ठीक, मुगल काल में। और छोटनागपुर जो है ये अंग्रेज़ों के टाइम कहा जाता था, अंग्रेज़ों के टाइम। तो इस तरीके से बाकी भी हम लोग देखें तो आंसर क्या 7 का डी, ठीक। 8वां क्वेश्चन है कि झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था। तो झारखंड में किसको भेजा गया था जो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आंसर हमारा होगा ए, रक्षित को भेजा गया था। किसको, रक्षित को। नागसेन के बारे में अगर देखा जाए, नागसेन और मिनंडर ये दोनों जो है, मिनंडर ये मिनंडर से आता है मिलिंद पानो, सॉरी मिलिंद पानो। और इसको कौन लिखता है, नागसेन ने लिखता है कि नागसेन और मिनंडर के बीच जो बात कही जाती है वो मिनंडर में लिखा हुआ है सॉरी। तो ये हम लोग का एक्स्ट्रा इनपुट है। हम लोग का मेन आंसर क्या है 8 का ए, रक्षित। 9वां क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि आठवीं प्रदेश के जनजातियों को धर्म का आचरण करना चाहिए, अन्यथा उस पर मतलब कार्रवाई की जाएगी। इस टाइप से जो वार्निंग देते हैं ये अशोक ने, तो ये वार्निंग हम लोग का कलिंग अभिलेख में देखने को मिलता है। कहाँ पे, कलिंग अभिलेख में। एक्चुअली क्या होता था कि जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग को मतलब जो बौद्ध भिक्षु थे, ये सबको तंग करते थे। कौन, जो आठवीं के लोग थे ये लोग तंग करते थे। तो इसलिए अशोक ने बोला कि ज़्यादा इधर उधर तंग मत क्या कीजिए हमारे भिक्षु लोगों को, नहीं तो फिर आप लोग पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी क्रम में बोला कि आप लोग धर्म का आचरण कीजिए। तो ये किस में कहा गया, कलिंग अभिलेख में। तो ये समझ में आ गया 9 का बी। 10वां क्वेश्चन है कि फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना किस काल में किया था। तो फनी मुकुट राय ने नागवंश की जो स्थापना करते हैं मौर्योत्तर काल में किए थे। कब, मौर्योत्तर काल में फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना करते हैं। नागवंश का संस्थापक कौन करते हैं, फनी मुकुट राय। और ये कौन से वंश से आते हैं, मतलब मुंडा वंश के बाद, मतलब मदरा मुंडा जो हुआ, मदरा मुंडा के बाद आया नागवंश ना। तो 10 का डी हो जाएगा। 11वां आंसर है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाए तो गुप्त काल को माना जाता है, सॉरी किसको कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक। गुप्त काल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मतलब कला संस्कृति का विकास होता है। बस यहाँ पे महिलाओं की स्थिति मतलब गिरावट आती है और आर्थिक गतिविधि थोड़ा कम पड़ जाती है। बाकी यहाँ इसको मतलब स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। किस काल को, गुप्त काल को। गुप्त काल का संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त। श्रीगुप्त कौन है, ये गुप्त काल के संस्थापक है। तो 11 का आंसर होगा बी। 12वां क्वेश्चन है कि सिंहभूम, रांची, चाईबासा और इधर कुषाण कालीन, इंडो सिथियन और रोमन, ये सिक्के से संबंधित है। किससे संबंधित है कि मतलब झारखंड में कहाँ कहाँ के सिक्के का साक्ष्य प्राप्त हुआ है उससे संबंधित है। तो सिंहभूम में क्या मिला है, सिंहभूम में रोमन सम्राट मिला है, ठीक, मतलब ए का होगा 3। रांची से मिला है कुषाण कालीन, मतलब बी क्या 1 और सी बचा तो सी का 2, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक। 13वां क्वेश्चन अगर हम लोग देखें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त की मतलब एक भी बार इन्होंने युद्ध में एक बार भी हारे नहीं है, युद्ध में पराजित नहीं हुए। कौन, हम लोग का जो समुद्रगुप्त कहे जाने वाले, जो मतलब भारत का नेपोलियन कहते हैं इनको, ये कभी युद्ध में हार नहीं मतलब हुआ था इनका। नेपोलियन का भले एक बार हम मतलब नेपोलियन की हार हुई थी, लेकिन हमारे समुद्रगुप्त का हार नहीं हुआ था। 14वां क्वेश्चन है कि फैयान भारत किसके समकालीन आए थे। तो फैयान की बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, इसमें ओनली चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको नहीं मानना, हम लोग को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में
तो ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा ऑप्शन में, ठीक। और ये है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो 14 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक। फैयान 15वां क्वेश्चन है कि फैयान ने झारखंड को क्या कहकर संबोधित किए हैं? तो फैयान जब भारत आए, भारत में इधर उधर घूमे, उसके बाद अपना जब चीन गए तो चीन जाकर अपने यात्री वृत्तांत में फैयान के बारे में उल्लेख करता है। और वहाँ पे उन्होंने जो झारखंड के बारे में करता है उल्लेख, उन्होंने कुक्कुटलाट प्रदेश के रूप में इनको करते हैं। किन कैसे? कुक्कुटलाट प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? सी। कोकरा देखा जाए तो कोकरा मुगल काल में होगा, मुरुंड को इसमें होगा, टालमी में होगा, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन क्या था? कुक्कुटलाट, सी। 16वां क्वेश्चन है कि किस काल में पहली बार मंदिर निर्माण प्रणाली की शुभारंभ हुई? तो ये भी कब हुआ? ये भी गुप्त काल में ही हुआ है। सॉरी, किस काल में हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल में सबसे पहली बार मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। मतलब पहली बार है तो मतलब अंडरलाइन आप लोग इसको याद रखिए। पहली बार हमेशा हम लोग चर्चा करेंगे, पहली बार, अंतिम बार, सबसे अधिक, सबसे कम। जब भी ऐसा पॉइंट रहेगा तो हम लोग उसको अंडरलाइन करना है। पहली बार में ये वाला ध्यान रखना है, कुछ और नहीं सोचना है आप लोग को, ठीक ना? नहीं तो पता नहीं आप लोग क्या क्या सोचने लग जाते हैं पहली बार ही। 17वां क्वेश्चन है कि पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर के अवशेष झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग का, वो है हम लोग का मधुरी पहाड़ी। कहाँ पे? मधुरी पहाड़ी। तो 17 का आंसर होगा ए। 17 का आंसर ए होगा। और मधुरी पहाड़ी कहाँ पर है? मधुरी पहाड़ी जो हम लोग का ये हजारीबाग में है। कहाँ पे? हजारीबाग में। तो ये यहाँ पे पत्थरों से काटकर मंदिर का अवशेष यहाँ से मिला है। कहाँ से? हजारीबाग के मधुरी पहाड़ी में। 8वां क्वेश्चन है कि छोटनागपुर पहाड़ी पर स्थित कुआं, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, हाँ। गुप्तकालीन पहाड़ी पर स्थित कुआं के अवशेष झारखंड में कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो आंसर होगा हम लोग को, ये हम लोग का पिठोरिया से मिला है। कहाँ पे? पिठोरिया। और पिठोरिया कहाँ पे है हम लोग का? रांची में है ना पिठोरिया। तो रांची से हम लोग, रांची के पिठोरिया से गुप्तकालीन पहाड़ी पर स्थित कुआं का अवशेष मिला है। आगे चलते हैं। नागपुण्यम फाउंडेशन में आप लोग का स्वागत है फिर से। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट करने का प्रयास कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। दालमी दियापुर नामक स्थान में अपनी राजधानी किसने स्थापित की? कहाँ पे? दालमी दियापुर में। तो आंसर होगा हम लोग का शशांक। कौन है इसके आंसर? शशांक। शशांक जो है ये हम लोग का मध्यकाल के टाइम एक शासक के रूप में उभरते हैं और झारखंड में इसका प्रभाव काफ़ी पड़ा है। 19 का होगा सी। फिर हम लोग चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर कि मौर्य वंश की स्थापना किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो मौर्य वंश की स्थापना हम लोग को देखेंगे कौटिल्य का। कौटिल्य क्योंकि चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक बच्चा से उसको उठा के मतलब धनानंद के विरोध उनको बनाया, उसको सक्षम बनाया। एक सक्षम शक्तिशाली शासक बनाने के लिए कौन उनको पर ये किया? चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक टीवी सीरियल आता है, उसमें अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पूरा कहानी याद आ रहा होगा, ठीक ना? 21वां क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो हम लोग का बृहद्रथ थे। कौन? बृहद्रथ। तो आंसर क्या होगा? हम लोग का ए होगा। अशोक है ये महान शासक है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का है और बिंदुसार ये भी मौर्य वंश का है। अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त यहाँ गुप्त वंश का है, बाकी सब मौर्य वंश का ही है, ठीक ना? आंसर क्या होगा? अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। 22वां क्वेश्चन है कि सुंग वंश, संगम वंश, सातवाहन वंश, सेदी वंश, कर्ण वंश इनमें से क्रमानुसार सजाइए। तो इनमें से जो क्रमानुसार सजाना है तो सबसे पहले कौन सा वंश आता है उसको एक बार देखते हैं। सुंग सबसे पहले आते हैं, सुंग आता है ना।
तो इसको जो सही मिलान होगा तो सबसे पहले कौन होगा, सुंग वंश, सॉरी सबसे पहले कौन सा होगा, सुंग वंश। देखिए हम लोग जो ये करा रहे हैं ना, क्योंकि जो वीडियो हम लोग लेक्चर दिए हैं उसमें अगर आप लोग एक बार देखिए तो कम से कम इंडियन हिस्ट्री भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री को रिलेट करके झारखंड हिस्ट्री को बताया गया है। तो सुंग वंश पहले होगा, उसके बाद कण्व वंश, कण्व वंश के बाद आएगा चेदी वंश, चेदी वंश के बाद आएगा सातवाहन, सातवाहन और अंतिम में होगा संगम वंश। तो इस टाइप से इसका क्रम अनुसार होगा, ठीक ना, सुंग, कण्व, चेदी, सातवाहन और संगम। तो इतना हम लोग को याद रखना है इसका आंसर। आगे चलते हैं हम लोग फिर। 23वां क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है, तो सही मिलान इसको करते हैं। चलिए मिलाने में मज़ा लेते हैं हम लोग सब मिलकर एक बार। तो सुंग वंश को, सुंग वंश का कौन है, पुष्यभूति है, तो क्या होगा, ए का 3, ठीक। चेदी वंश से संबंधित है खारवेल, तो बी क्या 2, ठीक। कण्व वंश से संबंधित है कौन, वासुदेव, तो सी क्या 1, सी क्या 1 और सातवाहन वंश का ही डी का 4। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं फिर हम लोग। 24वां क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग मिलान करना है। देखिए सब वीडियो में मतलब कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे, हो सकता है कि हर एक को व्हाइट बोर्ड में नहीं लिखा गया, क्योंकि व्हाइट बोर्ड उसी को लिखा गया जो इम्पोर्टेंट था और झारखंड से रिगार्डिंग था। बाकी जो बात में जो लेक्चर दिया जाता है उसमें भी कुछ कुछ बातें आती है, उसको भी ध्यान देकर सुनने की आवश्यकताएं हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है कि बिंदुसार कौन से धर्म से संबंधित थे, चंद्रगुप्त किस में थे और अशोक किस में थे। देखिए अगर कुछ नहीं भी याद आता है तो सबसे पहले जो याद है उसको पहले देखिए। अशोक का है बौद्ध धर्म, तो मतलब सी का 2 हो जाएगा। अशोक का बौद्ध धर्म इसलिए क्योंकि जो वहाँ पे हम लोग का कुंडलग्राम में जो चतुर्थ बौद्ध संगति होता है, सॉरी चतुर्थ नहीं, जो मतलब पहला कलाशोक उसके बाद अशोक होता है ना, तो अशोक का जो मतलब ये पाटलिपुत्र में जो मतलब बौद्ध संगति होती है उसमें अध्यक्षता करते हैं, तो इसलिए अशोक बौद्ध धर्म से होगा, तो सी का 2 हो जाएगा। बिंदुसार जो है, बिंदुसार हम लोग का आजीवक संप्रदाय से है और जैन चंद्रगुप्त मौर्य होगा यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये हम लोग का जैन धर्म से संबंधित है, तभी तो वो मतलब श्वेतांबर ये दिगंबर लोगों के साथ तो वहाँ पे मतलब श्रवण बेलगोला जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके आंसर हो जाएगा ए का 3, बी क्या 1 और सी क्या 2, इतना हो जाएगा आंसर, ठीक। ये सही आंसर है, ठीक। 25वां क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी। तो जो शक संवत की शुरुआत किए थे ये हम लोग का कनिष्क ने किए थे। कौन किए थे, कनिष्क। यहाँ हम लोग को याद रखने वाली बात है कि जो कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत किए हैं ये कौन है, कनिष्क कुषाण काल के शासक है, कुषाण शासक है, वो कुषाण शासक है, लेकिन ये शक संवत की शुरुआत किए हैं, ठीक ना, ये याद रखना है। आगे चलते हैं फिर। 25 का 20 बी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के एकमात्र राजा जिसने झारखंड में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो जाहिर सी बात है औरंगजेब, समुद्रगुप्त, ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में थे, लेकिन जो हम लोग का शशांक भाई साहब थे ये हम लोग को झारखंड में राजधानी बना दिया था। बोला था चलो झारखंड में भी एक राजधानी बना देते हैं, और ये कौन काम किए थे, शशांक ने किए थे। तो आंसर कौन सा होगा, 26 का सी। 27वां क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन से किसकी मुलाकात राजमहल काजांगल में हुआ था, ठीक ना। तो ये गंगाजल होगा, सॉरी। तो इसका जो राजमहल में जो मुलाकात हुआ था काजांगल, तो ये हम लोग का ह्वेनसांग की मुलाकात होती है। किसकी, ह्वेनसांग की। 27 की बी हो जाएगा आंसर, 27 की बी हो जाएगा आंसर, ठीक ना। 28वां क्वेश्चन है कि वो शैव अनुयायी कौन थे जिन्होंने या जिसने कोई शिव मंदिरों को निर्माण करवाया, जिसमें से सिंहभूम में जो वेणु सागर शिव मंदिर है
बेनुसागर शिव मंदिर है उसको भी निर्माण करवाए। तो ये सब काम अशोक महाशय का है, सॉरी शशांक महाशय का काम है। किसका? शशांक ने जो बेनुसागर का पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में बेनुसागर है, वहाँ पे है। वहाँ पे शशांक ने शिव मंदिर का निर्माण किए थे। अशोक ने शशांक ने इन्होंने, और ये फेमस है कि इन्होंने जो बौद्ध स्तूप था उसको ये लोग, जो बौद्ध स्तूप का इन्होंने नष्ट किया था। कौन? बौद्ध स्तूप का नष्ट किया था शशांक ने, और शिव मंदिर बनवाए थे। कौन? शशांक ने। 29वां क्वेश्चन है कि किस मंदिर से आकर्षित होकर चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल के मतलब धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे, वो हम लोग का महामाया मंदिर को देखते हुए मतलब वहाँ पे जो मतलब विष्णु की मूर्ति को जो स्थापित की गई थी उसको देखने के लिए झारखंड में ठहरे थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो इसका आंसर कौन सा होगा? महामाया मंदिर बी। और ये कहाँ पे है? गुमला में है। ठीक। सीताराम मंदिर हम लोग का रांची में है। छिन्नमस्तक मंदिर हम लोग का कहाँ पे है? रामगढ़ में है। और टांगीनाथ हम लोग का गुमला में है। तो बाकी भी हम लोग देख लिए। आंसर क्या होगा? 39 का बी। इटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये पालकालीन हुआ है। कब? पाल वंश के टाइम हुआ है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। किसका? 30 का। इटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण पाल काल में हुआ है। 31वां क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में ओडिशा के किस राजा ने स्वयं को झारखंड का राजा मानता है? स्वयं को झारखंड का राजा किसने कहा है? ये हम लोग का जयसिंह देव ने किए हैं। कौन? जयसिंह देव। आंसर हो जाएगा बी। ठीक ना। नरसिंह देव इनका 13वां जो ताम्रपत्र था, ताम्रपत्र इन्हीं का था जिसमें पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। आदिल शाह द्वितीय के बारे में आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में झारखंड को क्या कह के संबोधित किए हैं? तो पूर्व मध्यकाल के टाइम जो संस्कृत लिटरेचर हुआ था उन्होंने कलिंग देश के रूप में इनको माना है कि कलिंग देश। तो क्या होगा? 32 का आंसर सी होगा। एक कलिंग देश भी होता है। कलिंग देश किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। कोई नहीं, मैं ही बता रहा हूँ। ये ओडिशा का ही पुराना नाम कलिंग देश है। और झारखंड को कलिंग देश के रूप में किस में कहा गया? संस्कृत साहित्य में। ठीक ना। पूर्व मध्यकाल के। 33वां क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है जिन्होंने झारखंड से जुड़ी परंपराओं का वर्णन अपने साहित्य में बढ़ चढ़ कर लिख दिया था? ये कौन थे? ये हम लोग के जो बढ़ चढ़ कर लिखने वाले झारखंड से संबंधित वो जयदेव थे। कौन? जयदेव के गीत गोविंद। ये गीत गोविंद के बारे में अगर आप लोग देखते हैं तो बच्चे लोगों को ये नहीं दिखाया जाता है, तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या होगा इसमें। 34वां क्वेश्चन है कि पालवंशी राजा महेंद्र पाल के शिलालेख झारखंड में कहाँ से मिले हैं? तो पालवंशी राजा महेंद्र पाल के शिलालेख झारखंड में कहाँ से मिली है? तो ये होगा हम लोग का इटखोरी से मिला है। कहाँ से? इटखोरी। ये इटखोरी बी में। ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम लोग 34 का बी। 35वां क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म के भगवान परशुराम के तपोभूमि के रूप में झारखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ये जैसे परशुराम का नाम आएगा तो सीधा आपको आंख मूंद करके कहाँ जाना है? टांगीनाथ मंदिर में। और टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुमला में है। ठीक। आगे चलते हैं फिर हम लोग। महामाया मंदिर ये भी गुमला में है। छिन्नमस्तिका रामगढ़ में है, ये तो पता ही है। चलते हैं फिर तब 36वें क्वेश्चन की ओर। किस मंदिर को बौद्ध वज्रयोगिनी का हिंदू प्रतिरूप माना जाता है? प्रतिरूप का मतलब मान के चलिए आप अपडेट करना है। वर्जन जैसे कि मोबाइल अभी कितना 13 आ गया, तो उसी तरीके से जो मतलब ये होता है उसी का वर्जन है। तो हिंदू धर्म का जो मतलब बौद्ध धर्म के देवी का जो हिंदू के रूप में दर्शाया गया वो कौन सा है हम लोग का? अरे यार इसमें तो आंसर है ही नहीं। तो क्या हो गया आंसर? डी।
और आंसर नहीं है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, राजरप्पा का छिन्नक मस्तिका, ये रामगढ़, ये राजरप्पा में जो है। ठीक, तो 36 का आंसर होगा डी। कन्फ्यूजन नहीं होना है, कभी कभी डी भी मतलब इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन रहता है। ये सिर्फ ऐसे ऑप्शन को फुलफिल करने के लिए नहीं दिया जाता, इसका भी कुछ महत्व है अपने ज़िंदगी में, समझ रहे हैं ना। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन मंदिरों का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ है। पूर्व मध्यकाल, अंडरलाइन, क्वेश्चन में अंडरलाइन करना सीखिएगा सबसे पहली बात। तो पूर्व मध्यकाल में तीनों उसी टाइम क्या है, महामाया मंदिर भी है, टांगीनाथ भी है, छिन्नमस्तिका भी है। छिन्नमस्तिका हम लोग का रामगढ़ में है और ये दोनों गुमला में है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, 37 का आंसर होगा डी, 37 का आंसर डी। 38 का क्या होगा कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, आंसर होगा स्मिथ भाई साहब ने। स्मिथ भाई साहब ने कहा कि नेपोलियन का भी एक रूप हम लोग को भारत में भी देखने को मिलेगा, मतलब मिलता है, और वो कौन है, हम लोग का नेपोलियन। हालांकि ये नेपोलियन से बहुत मतलब ज़्यादा इनका मतलब ख्याति प्राप्त थे स्मिथ का, भले ये भारत के अंदर ही मतलब ये समुद्रगुप्त का ज़्यादा ख्याति प्राप्त था, भले वो भारत के अंतर्गत ही जाना गया, लेकिन इन्होंने एक भी युद्ध हारा नहीं था, ये याद रखना है हम लोग को, समुद्रगुप्त ने। तो ये कौन कहा था, ये भारत का नेपोलियन, स्मिथ ने। 38 का बी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसको किसने इनको जलाया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो कुमारगुप्त जो है, कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। तो 39 का आंसर क्या होगा, सी। ठीक, 40वां क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य सर्वप्रथम मिलता है। तो किस अभिलेख में मिलता है, ये हम लोग के एरन अभिलेख में मिलता है। किसका, एरन अभिलेख। किसका साक्ष्य मिलता है, सती प्रथा का। और ये एरन अभिलेख किसका है, भानुगुप्त का है। भानुगुप्त का जो अभिलेख है, एरन अभिलेख, उसमें सती प्रथा के बारे में मतलब साक्ष्य मिलता है, पहला ऐतिहासिक साक्ष्य। 41वां क्वेश्चन है, परिचारिकीकृत नीति किससे संबंधित है। तो परिचारिकीकृत, ये जो हम लोग का समुद्रगुप्त का जो विजय नीति था उससे है। किनके, समुद्रगुप्त। और ये परिचारिकीकृत किसके, कौन से प्रदेश में था ये लागू, हम लोग काटविक प्रदेश, झारखंड में। तो मतलब ये दोनों इसमें हैं। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। परिचारिकीकृत की नीति समुद्रगुप्त की नीति है और ये आटविक प्रदेश के लिए लागू किया गया था। 42वां क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के भारत विजय को किसने प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित किया है। तो उनका जो राजदरबारी कवि थे, किनका, समुद्रगुप्त का, उन्होंने जो भारत विजय का प्रमाण था उसको उन्होंने एक प्रशस्ति के रूप में लिखने का प्रयास किए। और ये जो प्रयास किए कौन है, हरिसेन ने किया है। कौन, हरिसेन। तो आंसर क्या होगा, 42 का डी। 43वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है। पुष्यभूति जो वंश है उसके संस्थापक कौन है। तो आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है पुष्यभूति वंश के स्थापक है। इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है, इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है। और इनके दो बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा था राजवर्धन और उससे छोटा बेटा था हर्षवर्धन। राजवर्धन की मृत्यु होती है, उसके बाद हर्षवर्धन ने सत्ता को संभालते हैं। और हर्षवर्धन का फिर हम लोग कहानी सुने होंगे, वैनसांग के साथ मुलाकात, ये सब। पुष्यभूति की बात किया जाए तो पुष्यभूति ने शुंग वंश की स्थापना की है। कौन सा, शुंग वंश। हमेशा सराउंडिंग नॉलेज काम नहीं करता, पुष्यभूति यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति है, बल्कि कौन है, प्रभाकर वर्धन है। तो कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन सेटिंग किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक ना। तो 43 का आंसर होगा सी। 44 है कि शशांक के समकालीन झारखंड में कौन से
नागवंशी थे। तो जब शशांक थे उस टाइम नागवंश में कौन शासक थे? तो सुंदर राय, तो फनी मुकुट राय, कंचन राय, ये सब पहले की है, तो इसमें ये लोग नहीं है, तो आंसर होगा डी। अगर आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो एक्चुअली कौन होना चाहिए? तो हरि राय और गंज राय, हरि राय और गंज राय। हरि राय और गंज राय मतलब शशांक के समकालीन थे झारखंड में। तो 44 का आंसर क्या होगा? डी। 45वां क्वेश्चन है कि झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों का नष्ट किसने करवाया था? अभी हम लोग डिस्कशन में ये चर्चा किए थे ना, तो इसको दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। तो आंसर क्या होगा? शशांक। ठीक, आगे चलते हैं 46वां क्वेश्चन की ओर। 46वां क्वेश्चन है कि मगध के कौन से राजा अपने दुश्मनों के डर से झारखंड में शरण लिए थे? झारखंड मतलब हमेशा लुका छुपी करने के लिए जगह बना दिया गया था। कभी अंग्रेज लोगों से डर के भागकर, तो कहीं मगध जो मतलब बाकी शासकों से डर से भागकर यहाँ छुपा छुपी खेलते थे। तो ये कौन सा था? इसमें जो मगध काल के टाइम, जब ये हम लोग का जीवगुप्त द्वितीय है। कौन? जीवगुप्त द्वितीय होगा आंसर। तो 46 का आंसर ए होगा। ठीक, 47 का क्वेश्चन, इसको मिलाना है। इस झारखंड का नामकरण है और उसको मिलाना है। ठीक, पुंडरिक देश किस में कहा जाता है? तो अगर इसका देखा जाए तो हम लोग का होगा पुंडरिक देश महाभारत। तो ए का 3। मुंडल किस में है? मुंडल टालमी में है क्या? तो बी का 1। कुक्कुटलाट किस में है? तो कुक्कुटलाट हम लोग का फहियान में होगा। तो सी का 2। और किक्कट प्रदेश डी का 4। तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यही सही मिलाना है। इसको देख लीजिए एक बार आप लोग 47 का। 48 क्वेश्चन है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2023 में झारखंड के किन स्थलों में खुदाई की जाती है? यार इसको आप लोग आउट ऑफ सिलेबस नहीं समझना है, ठीक ना। मैं वीडियो लेक्चर बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि करंट अफेयर्स से आप लोग भी थोड़ा बहुत तो रूबरू होना ही पड़ेगा। तो जो ये करंट अफेयर्स का है, ये हम लोग का 2023 में खुदाई करने की बात कही गई है, ताकि वहाँ पे कुछ जो साक्ष्य मिले उससे संबंधित। तो ये कहाँ पे? देवघर के कनेश्वर मंदिर और गोड्डा के पोरेयाहाट। ये तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 48 का सी। आगे चलते हैं 49 क्वेश्चन की। किसने स्वयं को झारखंडी सुल्तान घोषित किया था? कौन अपने आप को झारखंडी सुल्तान घोषित किया था? तो ये आदिल शाह द्वितीय है। आदिल शाह द्वितीय अपने आप को झारखंडी सुल्तान कहा। ये खान प्रदेश से थे, खान प्रदेश। ठीक, 50 क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का या आज के इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हम लोग का होगा एनिसा। किन्होंने किए हैं? एनिसा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करने का प्रयास किए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है और अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको फैलाने का प्रयास करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।